नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 4 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी आप सभी को लेक्चर के बारे में। ये लेक्चर जो है गाइस आपके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। सो गाइस, इस लेक्चर में हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चन लेते हैं विदाउट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, और डे ऑफ द वर्ड को भी हम डिस्कस करते हैं वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आज का सेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे अभी हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है। ओके, और ये जो लेक्चर जो है आपको बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में, और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। एंड वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। सो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्वेश्चन ऑफ द डे का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, एंड अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। तो आपको उन कुछ लोगों में शामिल नहीं होना है, आपको अपना हीरो बनना है और अपनी फिल्म को रिलीज करना है पढ़ाई के साथ। ओके, अब कर लेते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन, जो कि है 3 जुलाई से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। सेकेंड है, किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की है ये अमरोहा ढोलक, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगर आप सभी को क्वेश्चन को डिटेल में समझना है, डिस्कस करना है, तो आप कल की वीडियो को विजिट कर सकते हैं जाके। एंड अब क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अजय भटनागर जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रेनका पाटिल जो है वो अभी हाल ही में महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में जीएसआई द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क को खोज लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, गेरनाट डालनर को किस कंपनी के प्रबंध के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रबंध और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑडी कंपनी ने अभी हाल ही में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है माइकल रोसेन। माइकल रोसेन को अभी हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य में भी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, एडीबी ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है? तो नेपाल राज्य को अभी हाल ही में नीतिगत सुधारों के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो केरल राज्य के अभी हाल ही में नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है वी वेणु। ओके, तो यहाँ पे हमने किया है क्विक रिवीजन। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं आज का सेशन, जो कि 4 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया है? When has GST Day been celebrated recently? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं जीएसटी डे। तो अब यहाँ पे डिटेल में हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। ओके, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पे समझने वाले हैं जीएसटी के। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आता है, वस्तु और सेवा कर है ऐतिहासिक कर सुधार के क्रियान्वयन की वर्षगांठ मनाने के लिए 1 जुलाई को जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की फुल फॉर्म याद रखनी है, जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, नेक्स्ट है कि संसद में सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को जीएसटी को लागू किया गया था।
वहीं 29 मार्च 2017 को माल और सेवा कर अधिनियम संसद में पारित किया गया, जो कि अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया है। तो ये यहाँ पे था, बात करेंगे यहाँ पे कि 101वां संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द जीएसटी। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी को समझ लेते हैं। जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। ये निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लगाए जाने वाला सिंगल टैक्स है। ओके, जो कि जीएसटी के अंतर्गत जहां एक और केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल है। तो ये है यहाँ पे, याद रखिएगा इन सभी बातों को। नेक्स्ट है वहीं दूसरी ओर राज्य में लगाए जाने वाले मूल्यवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी और प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी शामिल है जीएसटी के अंदर। यानी इतने सारे जो भी कर थे उन सभी को सिंगल एक कर के अंदर वन टैक्स के अंदर ही सबको मर्ज कर दिया गया है, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ ही इसे पेश किया गया था, यानी कि वन नेशन वन टैक्स है जीएसटी, तो याद रखिएगा इसके बारे में। एंड जीएसटी के अतिरिक्त कर संरचना यानी टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को समझेंगे टैक्स के, जीएसटी के। तो उत्पादन शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी है। वहीं वैट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी है यानी स्टेट जीएसटी। अंतरराज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी है। आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है, बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिए एक प्रणाली है, तो याद रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट है इसमें स्लैब के तहत, इसमें कुछ स्लैब है, इन स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए यानी कि 4 स्तरीय कर संरचना है, जिसमें 5% यानी 5%, 12%, 8% और 28% का ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो याद रखिएगा ये बेसिक बातें हैं, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग वन टैप वन ट्री कैंपेनिंग? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी वन टैप वन ट्री का कैंपेनिंग यानी कि इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये है, आप लोकेशन में देख सकते हैं यहाँ पे, ये है उत्तर प्रदेश हमारा। ओके, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अभी करंट टाइम में सीएम कौन है? आप सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। और जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की वो क्या है? लखनऊ है। तो याद रखिएगा, बेसिक बातें हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से राज्य में अपनी तरह का पहला वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है, जो कि 2 आयामी अभियान का उद्देश्य हरित आवरण का विस्तार करना है और ग्रामीण क्षेत्रों को एक साथ नल के पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना है। तो एक राज्य है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार जुलाई से पहले सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों के 5 लाख से अधिक पौधे लगाना है और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है। इसलिए नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव हैं, जिनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव, ने इस बैठक में की अध्यक्षता की है। वहीं श्रीवास्तव जी ने बताया है कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जल समितियों और अन्य संगठनों के द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। तो याद रखिएगा, वन टैप वन ट्री का मतलब है, वन टैप यानी कि जल से रिलेटेड है, यानी कि हर घर में जल हो, और वन ट्री यानी कि हर एक घर में जहां पे भी टैप है वहां पे भी एक ट्री होना चाहिए। तो वन टैप वन ट्री की जो शुरुआत की है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? What is the position of the Indian men's football team in the latest FIFA ranking recently? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि 100। ओके, तो अभी हाल ही में फीफा ने रैंकिंग जारी की है, उसमें भारतीय फुटबॉल यानी इंडियंस मैन फुटबॉल
फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग है वो क्या है 100 है। तो इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे। जून 2023 में फीफा द्वारा विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें फीफा विश्व कप 2022 में विजेता अर्जेंटीना, जिसको 1843.73 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त है। वहीं बात करेंगे फीफा द्वारा विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत को 100वें स्थान पर रखा गया है, जो कि यहाँ पे कुल अंक की बात बताई गई है, यानी कि 1204.90 अंक मिले हैं। इसी कुल अंकों के साथ भारत जो है 100वें स्थान पर है, जो कि रैंक जो मिली है भारतीय पुरुष फुटबॉल रैंकिंग को, तो 100 है। नेक्स्ट बात करते हैं फीफा के बारे में कि फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में लेबनान और न्यूजीलैंड जैसे टीमों को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है 100वें रैंक हासिल की है, यानी 100वीं रैंक को हासिल कर पाई है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम। वहीं यह बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, यह 5 साल बाद है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है 2018 में 96वें स्थान पे थी, से फिसलने के बाद वो जो 100वें क्लब में प्रवेश कर चुकी है। तो याद रखिएगा, बेसिक बातें हैं और इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों जो है इसमें फुटबॉल रैंकिंग में कौन सी पोजीशन पे है। तो फीफा रैंकिंग में दक्षिण एशियाई फुटबॉल टीम की बात करेंगे। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल जो है 175वीं रैंक पर है। बांग्लादेश की बात करें तो 192 रैंक पर है। पाकिस्तान की बात करें तो 201 रैंक मिली है इसे। वही श्रीलंका को 207 रैंक मिले हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फीफा के बारे में बात करेंगे। यह फुटबॉल जो है फुटलस और बीच सॉकर का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय भी है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1904 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। मुख्यालय की बात की जाए तो ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। वहीं वर्तमान में इसमें 211 इसमें सदस्य देश हैं। बात करें अगर कि विश्व कप 2022 के विजेता टीम कौन रही थी, तो कतर जो है इसमें विजेता टीम थी, जो कि अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर बना था। तो कतर विश्व कप 2022 में विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना, जो कि फ्रांस को हराकर बना था। तो याद रखिएगा, फीफा के बारे में बेसिक बातें हैं और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 अपने नाम किया है, जीता है? तो हु हैज विनर हैव वॉन द लुसाने डायमंड लीग 2023 रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है, पर्टिकुलर इमेज को देख आप समझ ही गए होंगे, यानी नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को जो अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग अपने नाम कर लिया है 2023 का, तो पर्टिकुलर इमेज में आप जिन्हें देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं गोल्डन बॉय, यानी कि नीरज चोपड़ा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने लॉजन डायमंड लीग 2023 में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। प्रतियोगिता के दौरान नीरज चोपड़ा का जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो कितना रहा था? तो 87.66 मीटर रहा था, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था इनका। वहीं डायमंड लीग की बात करें तो यह एक विशिष्ट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं का एक वार्षिक श्रृंखला है, जिसमें डायमंड लीग की स्थापना की बात करें तो 2010 में एथलेटिक्स महासंघों का अंतरराष्ट्रीय संघ यानी IAAF गोल्डन लीग के प्रतिस्थापन के रूप में किया गया था। तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ सॉरी, हाल ही में किसने 46 साल बाद HDFC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? रिसेंटली हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ HDFC चेयरमैन आफ्टर 46 ईयर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी दीपक पारेख। यानी दीपक पारेख जो है, जिनको आप पर्टिकुलर इमेज में देख पा रहे हैं, इन्होंने ही अभी हाल ही में 46 साल बाद यानी HDFC के चेयरमैन के पद के रूप में थे, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम है दीपक पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में किसे भारत और सोशलिस्ट जर्नल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सोशलिस्ट जर्नल ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन ए, यानी तुषार मेहता। तो हाल ही में तुषार मेहता को भारत के सोशलिस्ट जर्नल के रूप में नियुक्त कर लिया है, जिन्हें आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इन्हीं का नाम है तुषार मेहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज रिसेंटली
been selected as a new main jersey design of Indian cricket team? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी ड्रीम 11। तो अभी हाल ही में जो है जो न्यू जर्सी का जो डिजाइन रहेगा उसमें जो लोगो रहने वाला है वो ड्रीम 11 का रहने वाला है। तो याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में चुन लिया गया है ड्रीम 11 को। ओके, तो इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। लोकप्रिय फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ड्रीम 11 है। कथित तौर पर बात करें तो बाइजू की जगह लेने वाला है जो कि 2023 से मार्च 2026 तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में पदभार संभालेगा। यानी कि अब से लेकर 2023 से लेकर मार्च 2026 तक यानी 3 साल के लिए फिक्स हो गया है कि इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उसके ऊपर जो लोअर रहेगा वो ड्रीम 11 का ही रहने वाला है। बात करें सौदा कथित तौर पर जो है 358 करोड़ रुपए के आधार पर मूल्य पर हासिल किया गया है। वहीं बाइजू जो है 2019 के लिए प्रमुख प्रायोजक बना था। तो याद रखिएगा यानी बाइजू की जगह पे कौन आ रहा है, ड्रीम 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में किसे यूके इंडिया अवार्ड के ग्लोबल इंडिया आइकॉन नामित किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द ग्लोबल इंडिया आइकन एट द यूके इंडिया अवार्ड? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी मैरी कॉम। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे मैरी कॉम। मैरी कॉम को भी हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड यानी ग्लोबल इंडिया आइकन के रूप में यहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्हीं का नाम है मैरी कॉम। इन्हीं को ही अभी यूके इंडिया अवार्ड यानी ग्लोबल इंडिया आइकन से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो इंडिया खेल के दिग्गज और महिला मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर के लिए बात करें तो नामित है एलिजाबेथ द गोल्डन एज के निर्देशक शेखर कपूर को इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा यूके इंडिया वीक के तहत आयोजित पुरस्कारों में दोनों देशों में सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। वहीं भारतीय उच्च आयोग की सांस्कृतिक शाखा लंदन के नेहरू सेंटर में ब्रिटेन भारत संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटेन भारत पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के रूप में कौन राज्य उभरा है? Which state has recently emerged as India's top electronic export in 2023? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में जो है 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य जो उभरा है? तो तमिलनाडु राज्य है। अभी हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो जो तमिलनाडु है 5.37 यानी 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ निर्यात के लिए 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अब बात करेंगे यहाँ पे तमिलनाडु राज्य की। तो लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे तमिलनाडु। तो बात करेंगे सबसे पहले तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो ये है चेन्नई। ओके, और तमिलनाडु के सीएम कौन है करंट टाइम में? तो एमके स्टालिन जो है करंट टाइम में सीएम है। और गवर्नर की बात की जाए तो आर एन रवि है। तो याद रखिएगा आर एन रवि जो है गवर्नर है तमिलनाडु के। सीएम कौन है? एमके स्टालिन। और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन का आज जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंक ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया है? वेयर हैज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन बैंक ऑन वर्ल्ड हेरिटेज बीन इनकरेज रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में किया गया है। तो इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। विदेश एवं संस्कृत राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी। इन्होंने अभी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में चल रहे समारोह से जुड़ी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। वह बैंक नोट में दर्शाए गए विरासत स्थलों पर भी प्रकाश डाला है। प्रदर्शनी सदस्य देशों के बैंक नोटों पर प्रदर्शित विश्व विरासत पर केंद्रित रही है। वहीं प्रदर्शनी में G20 सदस्य देशों की कई बैंक नोटों को प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर श्रीलंका के प्रतिनिधित्व मंडल के बौद्ध विरासत
को दर्शन देने वाली 2 पेंटिंग को मीनाक्षी लेखी ने सौंप दिया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो किन्हें किए गए हैं, तो आप सभी को इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। अजय भटनागर, एनके सिंह, वही वीएम रेड्डी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। तो मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि हाल ही में यूएनडीपी उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, यानी हाओलियांग जू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने फेवरेट सेशन की, जो है डे ऑफ द वर्ड। डे ऑफ द वर्ड में जो आज का वर्ड है वो है ओडियस। ओडियस का मीनिंग क्या होता है? ओडियस का मीनिंग होता है घिनौना, या फिर बोल सकते हैं आप अप्रिय। ठीक है, तो घिनौना यानी कि जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर देख सकते हैं कि यू आर एन ओडियस लिटिल मैन, तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओडियस मीन्स घिनौना। तो आप सभी को इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर मेक द सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज।